ठीक है, तो कल हमने वैक्सीन तक की चीजें देखी थी, है ना। वैक्सीन में ये भी देख लिया था कि किस टाइप की वैक्सीन होती है ना। तो दो तो मेन दो रहती है, एक किल वैक्सीन रहती है और एक डेड वैक्सीन रहती है। किल वैक्सीन में जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म रहता है वो लाइव अवस्था में रहता है, लाइव स्टेज में रहता है। और जो किल वैक्सीन रहती है उसके अंदर में क्या रहता है, किल स्टेज में वो जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो रहता है। दूसरी चीज रहती है यहाँ पे टॉक्सिक। तो टॉक्सिक वैक्सीन में क्या होता है, उसका जो टॉक्सिक मटेरियल रहता है वो रहता है। और ये सब चीजें क्या रहती है, बहुत कम कंडीशन, मतलब बहुत कम अमाउंट में बॉडी के अंदर में हम इंसर्ट करवाते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स कर दे, है ना। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे वैक्सीन वगैरह के स्टोरेज के लिए, है ना। तो स्टोरेज के लिए क्या रहता है, अपना जैसा फ्रीजर रहता है वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही क्या रहता है, हम एक फ्रीजर का यूज करते हैं। और उसमें कैसे, जैसे अगर यहाँ पर ये फ्रीजर दिख रहा है बड़ा सा, तो इसके अंदर में क्या होना है, यहाँ पे चैम्बर्स बने हुए रहते हैं, ये ऐसे चैम्बर बने हुए हैं। उस चैम्बर में क्या रहते हैं, यहाँ पे आइस पैक रहता है। अब आइस पैक क्या रहता है, ऐसे छोटे छोटे आइस के पैकेट रहते हैं, ये यहाँ पर रखे हुए रहते हैं, जिसके कारण में इसका टेम्परेचर क्या होता है, कंटिन्यू कम बना हुआ रहता है ना। या दूसरी चीज, अगर तुम लोगों ने वो सिंपल सा अगर देखा हो, तो ये जो आंगनवाड़ी वगैरह वाले या जो आशा कार्यकर्ता रहते हैं, वो एक वो बड़ा सा ऐसा बॉक्स लेके चलते हैं, है ना। तो बाहर साइड से वो कैसा रहता है, प्लास्टिक का रहता है, बीच में उसमें थर्माकोल रहता है, फिर प्लास्टिक की लेयर रहती है, फिर अंदर साइड में से कॉलम बने रहते हैं, कुछ में रहते हैं कुछ में नहीं रहते हैं ना। और उन कॉलमों के बीच या जो मेडिसिन के जो पैकेट वगैरह कुछ रखे हुए हैं उसके बीच में बता। हाँ, हाँ, ठीक है। तो उसके बीच में वो मेडिसिन रख देते हैं, और है ना, मेडिसिन रख देते हैं और उसमें वो आइस पैक को रख देते हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम रहे, है ना, है ना। फिर क्या चीज हो रही है कि यहाँ पर जैसे कोल्ड स्टोरेज बोल रहा है वो, है ना। अब ये जो कोल्ड चेन वर्ड आ रहा है, कोल्ड चेन का मतलब ये चीज हो रही कि हमको वैक्सीन है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजना है, और वो जैसे कि वैसे भी रहना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कम टेम्परेचर पर, क्योंकि हमने देखा सारी मेडिसिनों के ऊपर में, अधिकतर के ऊपर में, है ना, सिर्फ पाउडर वगैरह को छोड़ के सबके ऊपर रहता है कि लो टेम्परेचर वाले ड्राई एनवायरमेंट में रखे, है ना। तो यहाँ पर हम उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं, या जो मेथडों का यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है, हम उसको ट्रांसपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दरअसल टेम्परेचर भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते करते हमको ना उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रखना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोल्ड चेन का यूज करते हैं। कोल्ड चेन में क्या करते हैं वो अभी पता है, एक बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर में मटेरियल हम ठंडा आइस पैक वगैरह रख देते हैं, मेडिसिन रख देते हैं। अब इसको हम स्टोरेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग उसमें टेम्परेचर के लिए कॉलम बने हुए रहते हैं ना, अलग अलग कॉलम सॉरी, अलग अलग कॉलम बने रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है, अलग अलग टेम्परेचर भी रहता है ना। अब अलग अलग टेम्परेचर हो रहा है, तो अलग अलग प्रकार की मेडिसिन थी, जैसे लाइव वैक्सीन थी, डेड वैक्सीन थी, तो हमको अलग अलग टेम्परेचर भी चाहिए होते हैं ना। तो उसी के लिए अलग अलग कॉलम बने हुए। अब यहाँ पे नीचे की ओर देखो, यहाँ पर अलग कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं ना। तो यहाँ पे स्टोर इन फ्रीजर, फ्रीजर में क्या रहता है, यहाँ पे जो 15 डिग्री सेल्सियस है, माइनस में 15 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे रखते हैं। और उसमें कौन सी मेडिसिन रखते हैं, एमएमआर रखते हैं ना, मीजल मम्स और रूबेला की, है ना, वेरिसेला की रखते हैं ना, जूस्टर वायरस की रखते हैं, है ना। तो इसको हम कहाँ कर रहे हैं, -15 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। उसके बाद में जो स्टोर ऑन रिफ्रिजरेटर, तो इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यहाँ पर भी क्या करते हैं, एमएमआर की रख लेते हैं, कोई कॉम्बिनेशन वैक्सीन है उसको रख लेंगे, है ना। जो डिप्थीरिया हो गया, टीटनेस हो गया, पर्टिसियूज हो गया, इनकी मेडिसिनों को हम कहाँ कर रहे हैं, 2 से 8 डिग्री से टेम्परेचर पे रख रहे हैं ना।
तो और अधिकतर जो भी मेडिसिन हम यहाँ कोल्ड चेन का जो यूज करते हैं वो अभी तो हम 15 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे जाते हैं। इससे ज्यादा टेम्परेचर उस बॉक्स में नहीं होने देते। क्यों ऐसी चीज करते हैं? क्योंकि अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा हो जाना है ना, स्ट्रक्चर बदल जाना है। वो कुछ और फंक्शन करने वाली थी, कुछ और फंक्शन करने लगेंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर उसका यूज करते हैं या लो टेम्परेचर पर हम स्टोर करके रखते हैं ना। सर हाँ सर रिपीट कीजिए ना, आवाज कट रहा था। आवाज कट रहा था। बेटा हम यहाँ पे जो स्टोरेज कर रहे हैं मेडिसिन का वो लो टेम्परेचर पर इसीलिए करते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज ना हो जाए। वो कुछ और फंक्शन करने वाली थी, कुछ और फंक्शन न करने लग जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं। क्या करते हैं उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं। ठीक है। कोल्ड चेन का मेन पर्पस तो यही है, कोल्ड चेन का मेन हम पर्पस उसको ये है, हम उसको लो टेम्परेचर पे रखते हैं, रखकर उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, या हमको स्टोर करके भी रखना है तो हॉस्पिटल में कोल्ड रूम बना हुआ रहता है एक अलग से। उस रूम में यहाँ पे हम टेम्परेचर ही मेंटेन करके रखते हैं, है ना। तो इतनी चीज यहाँ पर याद रखना है, इसके टेम्परेचर थोड़े से याद रख लेना कि कौन सी मेडिसिन को हमने किस टेम्परेचर में रखा था। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे 5th चैप्टर, माइक्रोबियल कंट्रोल। तो माइक्रोबियल कंट्रोल में ये कुछ वर्ड हम लोगों ने देख लिए थे, लेकिन यहाँ पर और एक बार हम फिर से ये चीज देख ले रहे हैं। स्टेरिलाइजेशन, ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन याद रखना है ना। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन में क्या कर दिया, जो भी यहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह है उसको हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको किल कर देते हैं। किसके द्वारा? या तो केमिकल एजेंट का यूज कर लेते हैं, या तो फिर केमिकल मेथडों का यूज कर लेते हैं, या फिजिकल मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से किल कर देते हैं। कोई भी सेल हो, कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, है ना, कोई भी उसके स्पोर वगैरह बने हो, बॉडी के उसके कोई पार्ट वगैरह बने, उन सबको। डिसइंफेक्शन का मतलब ये चीज है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक सरफेस से या एक जगह से जहां पर कहीं पर भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो अपना जो इफेक्ट दिखा रहा है, जो उसकी पैथोजेनेसिस हो रही है, उसको कम कर देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं डिसइंफेक्शन में। फिर डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट वो मटेरियल होते हैं जो डिसइंफेक्शन का कार्य करते हैं, मतलब डिसइंफेक्शन में हेल्प करते हैं। वो क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ना, कि वो उस इन्फेक्शन को रोकने से मदद कर रहे हैं, या जो भी वहां पे मटेरियल या माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा था उसकी ग्रोथ को वो रोक दे रहे थे, ना। फिर सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजेशन मतलब ये जो अभी सब चल रहा है ना, इसमें क्या करते हैं, मेन तो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को हम इम्प्रूव करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और जो भी पॉपुलेशन है या जितने भी पर्सन है, हम पूरे सारे पर्सनों को क्या बोलते हैं कि उनको अपने हेल्थ स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, मतलब हैंड वॉशिंग करना है, अच्छे क्लीन इन्वायरमेंट में रहना है, बॉडी की केयर अच्छे से करना है, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? वो मटेरियल्स होते हैं जो हमको प्रिवेंट करते हैं किसी भी इंफेक्शन से। ठीक है, एंटीसेप्टिक। फिर एंटीसेप्टिक्स हो गया। इसके बाद में एंटीसेप्टिक्स, ये चीज ये क्या कर रहा है, उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। लगभग लगभग दोनों चीजें एक जैसी ही रहती है ना। फिर एक सेकंड बेटा, हेलो, हाँ हाँ सर।
ठीक है। अगली चीज आ रही है यहाँ पे पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन में क्या करते हैं, खासकर हम मिल्क और वाटर का या लिक्विड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है तो उसको हम वहां पे किल करने के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को एकदम से हाई करते हैं और फिर टेम्परेचर को लो कर देते हैं ना। ठीक है, तो ये चीजें करते हैं। फिर यहाँ पे ग्राम क्या है, ग्रामीसाइड्स। ग्रामीसाइड्स का मतलब ये हो रहा है कि हम पैथोजेंस को किल करने के लिए जो मटेरियलों का यूज कर रहे हैं वो है ना। बैक्टीरियोसाइटिक्स। बैक्टीरियोसाइटिक्स जो हम बैक्टीरिया सब्सटेंस वगैरह इसकी अगर कोई ग्रोथ करते हैं या वो किस इन्वायरमेंट में ग्रोथ कर सकते हैं, वो वाले यहाँ पे बैक्टीरियोसाइटिक्स कहलाते हैं ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्टेलाइजेशन के लिए कुछ एजेंटों का यूज करते हैं, कुछ मटेरियलों का यूज करते हैं। इसमें क्या आती है, सनलाइट सबसे पहले है ना। और ये क्या है, एक फिजिकल मेथड में आते हैं। ये जितने भी यहाँ पांचों दिख रहे हैं, पांचों क्या है, फिजिकल मेथड है स्टेलाइजेशन की। ठीक है, फिर स्टेलाइजेशन की फिजिकल मेथड है। तो सनलाइट, सनलाइट में क्या रहती है, यूवी रेज रहती है जो उसके डीएनए स्ट्रक्चर वगैरह को तोड़ देती है, उसको नष्ट कर देती है। ड्राइंग, हम किसी चीज को अगर सुखा दे और वहां बैक्टीरिया के क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था, मॉइस्चर चाहिए था उसको ग्रोथ करने के लिए, तो हमने क्या किया, उसको सुखा दिया। तो भी क्या होना है, जो माइक्रोस्कोप इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो नष्ट हो जाना है। हीट, हीट में क्या चीज हो रही है, हम उसको गर्मी दे देते, गरम गरम करते हैं ना, गरम गर्मी के द्वारा क्या करते हैं, मारते हैं। तो इसमें क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक ड्राई हीट होती है, ड्राई हीट, और एक होती है मॉइस्ट हीट, है ना। ड्राई हीट में एग्जांपल बताया था हॉट एयर ओवन, है ना। और मॉइस्ट हीट में क्या बताया था, ऑटो के लिए। और यहाँ पर भी फिर क्या होती है, रेड हीट होती है। तो रेड हीट में क्या कर रहे हैं, हम किसी लूप्स वगैरह या किसी हम रॉड्स के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लेम जो आग में देखिए, आग जब जलती है तो उसमें दो तरह की दिखती है, पीली दिखती है, नीली दिखती है, लाल दिखती है। तो हम लाल वाली फ्लेम का यूज कर लेते हैं ना। फिर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग में क्या कर रहे हैं, हम जो भी वो जैसे गैस कटर वगैरह देखे होंगे उस तरह से हम क्या कर रहे हैं, किसी एक फ्लेम को या ज्वाला को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। इंसिनेशन, इंसिनेशन में बताया था हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ले रहे हैं और उस पर क्या करते हैं, किसी भी चीज को जला के राख कर देते हैं। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन में बताया था कि कितना हो रहा है, 162 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, ड्राई एयर उसमें फ्लो करवाते हैं, जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको किल करते हैं। किन किन चीजों के लिए करते हैं, तो ग्लास के जो पार्टिकल्स रहते हैं या ग्लास वाले जो आर्टिकल रहते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं, फोर्सेप के लिए यूज कर सकते हैं, सिरिंज के लिए यूज करते हैं, स्वेप के लिए, टेस्ट ट्यूब के लिए, पीपेट्स के लिए यूज करते हैं, फ्लास्को के लिए कर सकते हैं, है ना। जो मेटल के बने हुए आर्टिकल्स रहते हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हॉट एयर ओवन का हम यूज कर सकते हैं। फिर ये उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या किया, आर्टिकल वगैरह लग दिए, प्लेटफॉर्म बने हुए रहता है, अलग अलग कॉलम इसमें बने हुए रहता है और उसमें फिर एयर क्या होती रहती है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते रहती है। फिर नीचे कुछ इंडिकेटर रहते हैं, थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है जिससे हमको टेम्परेचर पता चलता है, इंडिकेटर रहता है कि हाँ इसमें प्रेशर कितना चल रहा है, कितना कितना उसमें एयर फ्लो चल रहा है, वो सब चीजें रहती है। और दूसरा क्या रहता है, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच रहता है। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कैसा है, यहाँ पे पुराना, पुराने टाइम वाला है ना। न्यू वाले में सब इलेक्ट्रॉनिक रहता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट रहता है ना। चलो अगली चीज आती है मॉइस्ट हीट। तो मॉइस्ट हीट में क्या चीज हो रही कि यहाँ पे हम अलग अलग टेम्परेचरों का यूज करते हैं और इसमें क्या करते हैं, हम पानी की जो स्टीम रहती है, भाप रहती है, उसको फ्लो करवा के हम स्टेलाइजेशन करते हैं किसी भी चीज का, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या आ जाता है, पास्चुराइजेशन कर रहे थे। और इसमें बताया था कि पहले क्या करते हैं, हम 63 डिग्री सेल्सियस तक 30 सेकेंड तक हम यहाँ पे फ्लो करवाते रहते हैं। उसके बाद में उसको 72 डिग्री सेल्सियस पर ले जाके 15 सेकेंड तक रख देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, उसको हम एकदम से ठंडा कर देते हैं। तो जिसके कारण जो माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे टूट जाते हैं या उनका जो डीएनए स्ट्रक्चर या उनकी सेल वॉल वगैरह रहती है वो सब यहाँ पे नष्ट हो जाती है ना। फिर टेम्परेचर,
ऑफ 100 डिग्री, तो 100 डिग्री पर हम क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, उबालते हैं, है ना। उबाल कर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। इसके इसमें हम किस किस चीजों का, देखो यहाँ हम जिस स्टरलाइजेशन की मेथड है ये हम देख रहे हैं, इसमें हम दरअसल किन किन चीजों का हम स्टरलाइजेशन किस मेथड से करते हैं वो भी चीज याद रखना है। तो जब भी हाई टेम्परेचर वगैरह की बात आती है तो उस पर हम रबर आर्टिकल हो गया, ग्लास आर्टिकल हो गया, है ना, कॉटन हो गया, इनको नहीं कर सकते, है ना। जो हार्ड ग्लास आर्टिकल रहते हैं, है ना, जो मेटल के आर्टिकल रहते हैं उनको हम हाई टेम्परेचर पे स्टरलाइज कर सकते हैं, बाकी सारे को हम कैसे करेंगे, लो टेम्परेचर पर करेंगे, है ना। ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रीज टाइम मतलब हम कहीं भी जो सिंपल सी आग जलते रहती है उसमें हम किसी चीज को यहाँ पे जला के हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। फिर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा पे भी देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉटन वगैरह को अगर हम वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एक कवर करके रखते हैं। ग्लास आर्टिकल वगैरह अगर हम रखते हैं तो उसके ऊपर भी क्या करते हैं, पेपर से हम उसको कवर करके रखते हैं। तो जब सर्जिकल क्लॉथ वगैरह हो गए, एपरेटस हो गए, जो भी आर्टिकल वगैरह हो गए, उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टरलाइजेशन कर देते हैं ना। फिर ऑटोक्लेव के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि 121। ऑटोक्लेव कैसा था, प्रेशर के ऊपर के सिद्धांत पे था, प्रेशर और टेम्परेचर किससे क्या होता है, वो हम उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो 121 डिग्री सेल्सियस है तो 15 पाउंड प्रेशर हो रहा है ना। और जो होल्डिंग टाइम रहता है, होल्डिंग टाइम कितना हो जाता है यहाँ पे, 30 मिनट हो जाता है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर भी कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पे 126 डिग्री सेल्सियस कर रहे थे तो यहाँ पे कितना हो गया था, 20 पाउंड प्रेशर हो गया था, जो होल्डिंग टाइम था वो 15 मिनट हो गया था। उसके बाद हमने 132 डिग्री सेल्सियस कर दिया था तो प्रेशर कितना हो गया था, 30 IB या 30 पाउंड हो गया था। और जो होल्डिंग टाइम हो गया था वो क्या हो गया था, 2 से 3 मिनट तक हो गया था। फिर यहाँ पे ये देखो स्ट्रक्चर है इसका, तो इसमें क्या है, वाटर जाने के लिए हम एक अलग से एक सप्लाई दे के रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टैंड बने हुए रहते हैं, हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसके में यहाँ आर्टिकल, तो यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर में क्या होते रहती है, गैस यहाँ पे घूमते रहती है, जिसके कारण ये जो हमने आर्टिकल रखे ये स्टरलाइज हो जाते हैं। ठीक है बेटा। ये भी ऑटोक्लेव ही, स्टीम दूसरे साइड से घूम के इधर से ऐसे आके उसमें जो आर्टिकल रहेंगे यहाँ पर उसको क्लीन करते रहते हैं। ठीक है। ठीक है, अगली चीज आती है लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं हम, 30 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर देते हैं। अब इस टेम्परेचर पे अगर हम किसी चीज को अगर फ्रीज कर दे रहे हैं, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या चीज चाहिए होती है, कम से कम उसको यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हम 30 से अगर 70 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर में चले जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो फंक्शन वगैरह है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो सब डिस्टर्ब हो जाना है और उस माइक्रोऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। फिल्ट्रेशन, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं, ग्लास का यूज कर सकते हैं, और फिर या कोई हम फिल्टर मेम्ब्रेन का यूज करके हम किसी बड़े पार्टिकल्स वगैरह को हम अलग कर सकते हैं ना। ठीक है, अगली चीज आती है रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या रहती है, दो प्रकार की रेडिएशन रहती है, एक आयोनाइजिंग रहती है और एक नॉन आयोनाइजिंग रहती है। तो आयोनाइजिंग जो रेडिएशन, जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन रहती है, उसमें हम जो मेन है वो किसका यूज करते हैं, यूवी लाइट्स का यूज करते हैं। और ये क्या कर देती है, उसके डीएनए स्ट्रक्चर या जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग में क्या रहती है, ये इस नॉन आयोनाइजिंग यूवी रे से क्या रहती है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रहती है। और ये जो पूरी बॉडी रहती है उस माइक्रोऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी को ही क्या कर देना, उसने डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। जबकि नॉन आयोनाइजिंग क्या कर रही थी, अंदर की ओर जा रही थी, सिर्फ डीएनए को, डीएनए मटेरियल को भर वो डिस्ट्रॉय कर दे पा रही थी, है ना। और थोड़ा बहुत मेम्ब्रेन वगैरह को कर दे रही थी, लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशन रहता है वो क्या कर देता है, उसकी पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों, क्योंकि ये हाई एनर्जी वे रहती है। ठीक है इतना।
ठीक है बेटा इतना? यस सर। हम्म, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अभी तक ये जो मेथडें चल रही थी लगभग ये सब कैसी थी, फिजिकल मेथड थी, है ना। अब क्या चीज चालू हो रही है यहाँ से, केमिकल मेथड्स, है ना। केमिकल मेथड्स चालू हो रही। तो केमिकल मेथड्स में क्या चीज आ रही है, हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार की केमिकल का हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ एथिलीन ऑक्साइड का यूज करते हैं ना। तो एथिलीन ऑक्साइड का क्यों कर रहे हैं, किस किस चीज के लिए कर रहे हैं, कोई प्लास्टिक मटेरियल है उसके लिए, जो अंदर के बॉडी में हम कोई ट्यूब वगैरह अगर इंसर्ट करते हैं तो उन ट्यूब वगैरह को क्लीन करने के लिए, क्योंकि हम उनको ऑटोक्लेविंग वगैरह या हॉट एयर ओवन ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। सिरिंज के लिए, है ना, क्योंकि ये जो मटेरियल रहता है हो सकता है कि वो जरा से टेम्परेचर पे उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, इसीलिए, है ना। बीटा प्रोपेपिनो क्या है, प्रोपीलो एसीटोन, बीटा प्रोपिलो एसीटोन, एसीटोनों का यूज कर देते हैं। ऐसी सेम हम यहाँ पे एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या करते हैं, एल्डिहाइड में तो बेटा नाम भी याद रखना है कि किसका यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लिसरेल्डिहाइड का यूज करते हैं ना। और यहाँ पे क्या होता है, जो फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लिसरेल्डिहाइड है इसका हम ये एल्डिहाइड का यूज कहाँ करते हैं, ओटी के स्टरलाइजेशन के लिए। अब ओटी के स्टरलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, जैसे कोई एक रूम है, उस रूम में क्या होती है, यहाँ पे हम एक फ्यूमिगेशन मशीन लेते हैं। फ्यूमिगेशन मशीन क्या होती है, पानी को काय में बदल देती है, भाप के रूप में बदल देती है और बाहर फेंकते रहती है ना। तो अब क्या किया, यहाँ पे हमने वाटर लिया और वो जो ओटी है उसके एरिया के हिसाब से उसमें क्या कर दिया, कैलकुलेट करके हमने उसमें फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया। अब फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया तो अब क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे ओटी का स्टरलाइजेशन करते हैं तो पहले हम एक सैंपल लेते हैं। अब सैंपल लेते हैं तो कैसे लेते हैं, हम एक कॉटन स्वैप से लेते हैं। कॉटन स्वैप क्या होता है, एक जैसे मान लो एक पेन है और पेन के ऊपर में एक छोर पे उस पे कॉटन का एक गोला लपेटा हुआ रहता है। तो ऐसे बांस की एक लकड़ी रहती है, उसके ऊपर में कॉटन लपेटा हुआ रहता है। उसको हम क्या करते हैं, ओटी के अंदर की कोई सरफेस, कोई भी सरफेस, चाहे वो टेबल की हो, दीवार की हो, खिड़की की हो, किसी भी सरफेस पर उसको एक बार हम ऐसे घिस देते हैं और घिसने के बाद में उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के हम लैब में भेज देते हैं कि उसमें इन्फेक्शन लेवल क्या था ये पता करने के लिए, है ना। अब वो तो हमने भेज दिया। अब क्या किया हमने, वो फ्यूमिगेशन मशीन ली, उसमें वाटर डाला, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड डाल दिया और फॉर्मेल्डिहाइड डाल के क्या कर दिया, उसको ऑन कर दिया। अब ऑन कर दिया और क्या करेंगे, हम सारे गेट वगैरह, खिड़की वगैरह, लाइट सब कुछ क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। अब बंद कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, हम ऐसे नॉर्मल बंद नहीं कर रहे हैं, उसको एयर टाइट पैक करते हैं। एयर टाइट पैक का मतलब ये चीज हो रही है कि उसमें से जरा सा भी एयर वगैरह बाहर नहीं आना चाहिए, ना अंदर जाना चाहिए, है ना। तो गेट के ऊपर भी क्या करते हैं हम, जो गेट रहते हैं जहां पर तो वो लाइनिंग्स आती है उसमें, वहां पर हम गेट पे भी क्या, गेट खिड़की पर भी क्या लगा देते हैं, टेप लगाते हैं ताकि एयर वगैरह अंदर से बाहर ना जाए। अब उसको हमने जैसे चालू कर दिया, उसमें टाइम लिमिट रहती है, वो टाइम लिमिट सेट कर दो और उसको 4-6 घंटे तक, जितनी देर जितना बड़ा एरिया उस हिसाब से हम उसको चालू करके छोड़ देते हैं। अब छोड़ दिए तो अब क्या करेंगे, हम 24 घंटे तक, कम से कम 24 घंटे तक उस एरिया को हम एयर टाइट पैक रहने देते हैं। जब 24 घंटे होते हैं हम उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो हमने अभी कॉटन स्वैप से जैसे सैंपल लिया था, फिर से हम क्या करेंगे, किसी सरफेस से सैंपल लेंगे और उसका इन्फेक्शन लेवल देखने के लिए हम उसको ओटी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हम ओटी का स्टरलाइजेशन करते हैं। जब ओटी का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, ओटी का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, तो मेन चीज तो यहाँ पे याद रखना है कि हम उसको एयर टाइट पैक रखते हैं ना, एयर टाइट पैक रखते हैं। ठीक है बेटा, याद रहना। ठीक है, हम फिनॉल का यूज करते हैं, हम अल्कोहलों का यूज करते हैं, है ना, हेलोजन का यूज करते हैं, उसके बाद डाई का यूज करते हैं, है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर यहाँ पर जो है एक ये मटेरियल भी याद रख लेना, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं ना। और अल्कोहल में किसका, एथेनॉल का, ठीक, एथेनॉल का। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं, क्यों कर रहे हैं हम, सर्जिकल हैंड डिसइंफेक्शन के लिए, है ना। इन्फेक्टेड कोई पेशेंट है उसकी स्किन को क्लीन करने के लिए ना, डिसइंफेक्शन ऑफ सिक्रीशन, कोई भी सिक्रीशन वगैरह बॉडी से आ रहा है तो उसको हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। कोई सरफेस, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज है ना बेटा। तो
कोई सरफेस वगैरह है उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज कर रहा है ना। इंस्ट्रूमेंटल डिसइंफेक्शन के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, लॉन्ड्री का जो भी मटेरियल है जैसे पीलो कवर वगैरह हो गया, बेडशीट वगैरह हो गया, उसको भी हम यूज कर सकते हैं उसमें, है ना। उसके बाद डिसइंफेक्शन ऑफ ड्राइंग वाटर, है ना, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को क्लीन करने के लिए भी हम यूज करते हैं, है ना। रूम को हम क्लीन करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। पूरे हॉस्पिटल की जो सरफेस हो गई, जो कॉर्नर हो गई, जो लिफ्ट हो गई, है ना, इन चीजों के भी इन्फेक्शन उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है बेटा। अब आती है यहाँ पे कीमोथेरेपी और एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, वो मटेरियल होता है या वो प्रकार की प्रोटीन होती है जो जो किससे डेवलप करते हैं, फंगाई या बैक्टीरिया से डेवलप करते हैं और यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये तो बता दिया था, है ना। ये मीडिया भी बता दिए थे, है ना। सॉलिड मीडिया, सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया, इनरिच मीडिया, Yes, ट्रांसपोर्ट sir. मीडिया, है ना। Yes, sir. अब ये माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप में क्या चीज हो रही है, आईपीस रहते हैं, आईपीस लेंस। अब आईपीस लेंस क्या होता है, यहाँ पर हम अलग अलग पिक्सल वाले लेंस लगा सकते हैं, जैसे 20 पिक्सल लगा सकते हैं, 40 लगा सकते हैं, 50 लगा सकते हैं, 80 लगा सकते हैं, है ना। Yes, sir. फिर यहाँ पर एक क्रॉच फोर्स रहता है, एक फाइन फोर्स रहता है। ये क्या रहता है, ये जो यहाँ पे क्रॉच फोकस है, ये क्या कर रहा है, इसको ऊपर नीचे करने का कार्य करता है ना। यहाँ फाइन, ये जो लेंस है इनको एडजस्ट करने का कार्य करता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस रहते हैं, एक तो यहाँ पर लेंस लगाते हैं, दूसरा हम यहाँ पर लगाते हैं ना। तो यहाँ पे जो आईपीस वाला लेंस रहता है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ये क्या रहते हैं, अलग अलग पिक्सल वाले रहते हैं। तो इनको भी हम कैसे घुमा दो, ऐसे गोल गोल घुमा दो, तो इनकी भी कैपेसिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है। यहाँ पे स्ट्रिप लगी हुई रहती है, जो भी हम यहाँ पे प्लेट वगैरह लगा रहे हैं वो प्लेट यहाँ पे फिक्स रहे, हिले डुले नहीं। और इधर से इल्यूमिनेटर रहता है, लाइट रहता है फोकस के लिए, कि हमको कोई भी चीज अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो वो हमको क्लियरली दिखाई दे। फिर स्कैनिंग की मेथड्स बताई थी, Yes. है ना। स्मेयर बना रहे थे, और स्मेयर बना के उसको हम फिक्स कर रहे थे, और उसको फिर अलग अलग टाइप से हम क्या कर रहे थे। यहाँ पे ये 6 पॉइंट दिए, अगर उस वाली में अगर ज्यादा दिक्कत हो रही तो ये यहाँ पे ये जो 6 पॉइंट दिए बेटा ग्राम स्टैंडिंग की, ये भी कर सकते हैं ना, कोई भी जो जो इजी लगता है ना। देखो हमारी नर्सिंग में ऐसा रहता है, जरूरी नहीं है कि जो टीचर्स नोट्स वगैरह दे रहे हैं वही हमको, अगर कोई अगर टॉपिक हमारे हिसाब से इजी लगता है कहीं से, कोई दूसरी बुक से, तो हम उससे भी उसको यूज करके उसका भी वो कर सकते हैं। बस सही चीजें होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। Yes, sir. तो इतनी चीजें हैं बेटा इस पूरे चैप्टर में। इसमें भी कुछ क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए हुए हैं, ये इतने सॉल्व कर लेना सारे। किसी पे कोई डाउट वगैरह आता है तो फिर पूछ लेना, है ना। इतने ये अभी सॉल्व करते हुए चलोगे तो अच्छा रहेगा वैसे, क्योंकि वैसे काफी ज्यादा दिख रहे हैं, पर अभी जैसे बुक वगैरह नहीं है तो इन्हीं चीजों का यूज करके अभी चलने दो, और क्या। Yes, sir. बुक ही खत्म हो गई थी। बुक खत्म हो गई है, दूसरी वाली देखने का।
यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? नहीं? नो सर। यहीं से नोट्स भी बनाते हुए चलो, ये इन्हीं बुकों से। यस सर। अब ये फर्स्ट यूनिट हो गई। अब जो चालू करेंगे हम, बैक्टीरिया वायरस चालू करेंगे। उसमें चैप्टर्स खत्म हो गए क्या सर? नहीं, बस फर्स्ट यूनिट खत्म हुई है। ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो फर्स्ट यूनिट थी, ये खत्म हुई है। अब सेकंड में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़ना है? अब हमको बैक्टीरिया पढ़ना है, और अभी उसकी कुछ मेथड है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखना है ना, ये देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा लोड नहीं हो रही है, लोड होने। सर हाँ 4-5 के नोट्स सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ, वो उस वाले इसमें नहीं थे कि वो? ये ठीक है, मैं कर दूंगा। 3 तक किए थे और 4-5 ये नहीं किए। ठीक है ना, कर दो। मैं भी बीच में के थोड़ा सा बाहर चले गया था ना, तो उधर से ही क्लास ले रहा था। यस सर। नहीं तो चलो, थोड़ा से बुक लोड नहीं हो रही थी। माइक्रो का आगे का नोट्स हो ना, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। थर्ड और फोर्थ यूनिट। चैप्टर यूनिट। हाँ भाई वही, हाँ 3 यूनिट पूरी कर दिया, कर दे जा। फिर हो गया कंप्लीट। अच्छा, ये लोड हो रहा है, जब तक एक काम करो ना, 2 मिनट बाद फिर से ही कनेक्ट कर लो, क्योंकि ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। शायद नेट की तो दिक्कत नहीं है, पर लोड होने में टाइम लग रहा है। तो 2 मिनट बाद फिर से कनेक्ट कर लो, जब तक मैं ओपन करके रख रहा हूँ। यस सर।